मैं ये भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आगे इसको डेवलप करने के लिए वाइब्रेंट इसको एक डेस्टिनेशन बनाने के लिए मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से प्रार्थना की है कि इसको टूरिज्म को अगर ये मिल जाए तो हम इसको कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर सकते हैं, ताकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स यहाँ करके मीटिंग कर सकें। और हमारा ये भवन जो है ये वाइट एलिफेंट की तरह ना रहे, बल्कि इसका उपयोग होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा, फैसिलिटी भी मिलेगी और लोग इसकी भव्यता को देख करके इसका अनुभव प्राप्त करेंगे। आपने एक बात कही, नहीं, यूज तो उसका हो पा रहा है, यूज तो उसका हम कर रहे हैं, पर मेरा कहने का मतलब अगर कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन हो जाए, वेडिंग डेस्टिनेशन हो जाए तो उसका और लाभ मिलेगा, हमको आर्थिक लाभ मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो और मैं हूं आशीष तिवारी। किसी राज्य का पर्यटन मंत्री आखिर इससे अधिक क्या सोच सकता है अपने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जितना सतपाल महाराज सोच रहे हैं। कोई ऐसा पर्यटन मंत्री इस पूरे देश में नहीं होगा जो कम से कम यह सोच पा रहा हो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी, अपने राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी को एक कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन और वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित कर पाए। बहुत से लोग इसे गलत मान सकते हैं, लेकिन शायद ये सतपाल महाराज का आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है। इससे कई फायदे इस राज्य को हो सकते हैं। सोचिए कि जब वो दौर आएगा जब हरिद्वार और देहरादून में कोई बाहर से शख्स आएगा और वो यहाँ के रहने वालों को बताएगा कि मैं तो गैरसैंण जा रहा हूँ एक शादी अटेंड करने के लिए, भराड़ीसैंण जा रहा हूँ, वहाँ एक रिसेप्शन है। टैक्सी वाले लगातार वहाँ के चक्कर लगाएंगे, हेलीकॉप्टर वहाँ पर उतरेंगे और तमाम, और हलवाई से लेकर फूल वाले तक, कहाँ शादी है, कहाँ रिसेप्शन है, तो भराड़ीसैंण में रिसेप्शन है, वहीं पर हमारी मीटिंग है। सोचिए कि ये कितना आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है और इसे लेकर आलोचनाएं हो रही हैं। जब इस मसले पर हम बात कर रहे हैं तो हमें लगता है कि शायद ये सबसे मुफीद तरीका है कि व्यंग्य के तौर पर ही अपनी बात को शुरू किया जा सके। सतपाल महाराज जब गैरसैंण को, भराड़ीसैंण को इस तरीके से यानी वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने की बात करते हैं तो शायद तमाम उत्तराखंडियों के मन में यही सवाल आता होगा कि क्या ऐसे दिन के लिए हम इस राज्य की मांग कर रहे थे, इस पृथक राज्य की मांग कर रहे थे? क्या वीर चंद सिंह गढ़वाली से लेकर उन तमाम राज्य आंदोलनकारियों ने इसी दिन के लिए भराड़ीसैंण, गैरसैंण को स्थायी राजधानी के तौर पर मांगा होगा? ये सवाल इस राज्य की सत्ता से, इस राज्य के मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से और तमाम उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो ये बात कह रहे हैं या इस बात का समर्थन करते हैं कि गैरसैंण या भराड़ीसैंण एक वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित होना चाहिए। ये बात भले ही हल्के में कही गई हो और उसके बाद उस पर सफाई भी दे दी गई हो, लेकिन ये सवाल खड़े करती है, ये पूरा बयान ऐसे गंभीर सवाल खड़े करता है जो इस राज्य की नीति, रीति, इसकी दिशा की ओर भी हमें इशारा करता है। आप याद कीजिए तो जून 2019 के आसपास भी एक ऐसी ही शादी हुई थी और वहां पर जो स्थल चुना गया था वो औली था। वही औली जो ज्योतिर्मठ के करीब है, जो ओलंपिक का स्कीइंग डेस्टिनेशन है, और वहां पर गुप्ता बंधुओं के बेटों की शादी आयोजित कराई गई थी। और शायद उस वक्त भी पर्यटन मंत्री के तौर पर सतपाल महाराज ही थे और इसी पार्टी की सरकार थी। 200 करोड़ की शादी हुई थी औली में। हालात ये हुए थे कि 20 टन से अधिक का कचरा उस शादी के बाद वहां छूट गया था। खुले में शौच के लिए 1.5 लाख रुपए का जुर्माना वहां पर जो जोशी मठ की नगर पालिका है उसने लगाया था। औली की शादी तो हाई कोर्ट तक उसकी चर्चा पहुंची थी और हाई कोर्ट की आदेश के बाद बाकायदा निगरानी हुई थी उस पूरी शादी की। कहाँ कौन से टेंट गड़ रहे हैं, किस तरीके से गंदगी फैल रही है, उसका किस तरीके से निस्तारण हो रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर औली में भले ही हाई कोर्ट ने कह दिया हो कि आप निगरानी करिए, सीपीसीबी को बोल दिया हो पर और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बोल दिया हो, स्थानीय अधिकारियों को बोल दिया हो, लेकिन इसके बावजूद जब टेंट गड़ते हैं तो उस बुग्याल में जो छेद होता है वो सिर्फ छेद उस बुग्याल में, उस मैदान में, उस पहाड़ में नहीं होता है, इस पूरी प्रकृति में हो जाता है, जिस प्रकृति के लिए ये राज्य सबसे ज्यादा मशहूर है। औली में शादी की बात
एक बार हुई और दोबारा फिर उस पर कभी चर्चा भी नहीं हुई। हालांकि इस देश के तमाम उन नेताओं को जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, उन्हें इस बात की आदत है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह देते हैं तो उसका सिरे से पालन करना है। ये नहीं सोचना है कि आखिर उसके प्रॉस और कॉन्स क्या हैं, यानी उसके फायदे नुकसान क्या है। प्रधानमंत्री जब वेड इन इंडिया का नारा देते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि आप भराड़ी साइड में आकर शादी करना शुरू कर दीजिए या फिर औली की ढलानों पर आकर शादी करना शुरू कर दीजिए। इसे समझने का फेर कहा जाए या कुछ और, लेकिन बात वहीं से बिगड़ी थी और अब बात बिगड़ते बिगड़ते हालात ये हैं कि 2019 के बाद 2026 में भी वही रीति नीति दिख रही है। ये एक सोच है क्या सतपाल महाराज के भीतर? क्या आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज लाने का एक ऐसा जज्बा है जो इस राज्य के लिए ही बड़ा गंभीर हो जाता है? भराड़ी साइड में शादी होगी, बैंड बाजा बारात होगा, शहनाई बजेगी, फेरे होंगे, ये बात अलग है। इसके फायदे नुकसान क्या हो सकते हैं? क्या इसके कोई फायदे नुकसान भी होंगे? क्या उस पर भी चर्चा होनी चाहिए? अगर एक स्वच्छ और स्वस्थ मानसिकता से देखें तो शायद ये सुनने में अच्छा लगता है कि रेवेन्यू बहुत बढ़ेगा, इलाकाई लोगों को रोजगार बड़े पैमाने पर वहां पर मिलेगा, ये राज्य के लिए एक वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित होगा। लेकिन यहीं से कुछ और सवाल भी पैदा होते हैं। वो सवाल बेहद गंभीर हैं, जिसकी शुरुआत हमने व्यंग से की थी। उसी व्यंग के बाद जो सवाल उठ रहे हैं उन पर भी चर्चा करेंगे और वो पूछना जरूरी है, भले ही आप सफाई दे रहे हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या गैरसैंण या भराड़ी सैंण को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर बनाए रखना उस राज्य की गरिमा और उस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी की गरिमा के अनुरूप होगा? क्या ये इन सब जो सपने देखे गए थे उनकी गरिमा के अनुरूप होगा? जब आप ये बात करते हैं कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए और उसके बाद आप उसे वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने की बात करते हैं, तो क्या यह वाकई गरिमामय सोच है? ये सवाल दर्शकों पर छोड़ रहे हैं और आपके कमेंट का इंतजार भी रहेगा कि आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। सवाल यह भी है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ग्लैमरस आइडिया जो आउट ऑफ द बॉक्स आया है, ये स्थायी राजधानी की जो सोच है, जो मांग है, उससे वाकई में, जैसा विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, वाकई में उससे ध्यान हटाने की, बांटने की, भटकाने की कोई साजिश है, कोई सोच है? कहीं ऐसा तो नहीं है? इसका भी सवाल, ये भी सवाल उठता है। सवाल ये भी है कि आखिर भराड़ी सैंण में जो शादियां होंगी, वो शादियां वहां पर आके कौन करेगा? क्या सामान्य परिवार के लोग वहां पर आकर शादियां करेंगे? ऐसा लगता है क्या? क्योंकि शादी का खर्च इतना आएगा कि सामान्य परिवार के लोग वहां जा पाएं, ये संभव नहीं होगा। और ऐसे में वीवीआईपी शादियां जैसा औली में हुआ था, गुप्ता बंधुओं की शादियां, बेटों की शादियां हुई थी, 200 करोड़ की शादी हुई थी। कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि वाकई में उत्तराखंड अब वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित हो रहा है। लेकिन इन वीवीआईपी शादियों के लिए ही विकसित हो रहा है या आम आदमी की शादियां भी वहां पर हो जाएंगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। रोजगार तो मिल रहा है, चलिए हमने मान लिया कि रोजगार मिल रहा है, लेकिन क्या वही रोजगार मिल रहा है जिसकी उम्मीद हमें है, जिसकी उम्मीद इस राज्य के बेरोजगार युवा लगाए बैठे हैं? या सिर्फ हम मेहमान नवाजी और खातिरदारी तक ही रह जाएंगे? क्या वो रोजगार मिल पाएगा जिसके लिए हम स्किल्ड हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। ठीक है, आपने इस पर सफाई दे दी है सतपाल महाराज जी कि आपके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, विपक्ष इसे गलत तरीके से पेश कर रहा है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी थी कि शायद आप इसे बेहद जिम्मेदार तरीके से रखते। सवाल यहां पर यह भी उठना चाहिए कि जब आप 13 जिले और 13 डेस्टिनेशन की बात पिछले कई सालों से कर रहे हैं, इस राज्य में नए डेस्टिनेशन बनाए जाएं, उस योजना का क्या हुआ? 13 जिलों में से कौन सा ऐसा जिला है जिसको आपने डेस्टिनेशन, नए डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया हो?
1-2 डेस्टिनेशन तो आपने ज़रूर कर लिए हैं, और वो भी पुरानी सरकारों के ज़रिए जो तैयारी हुई थी वही अब परवान चढ़ी है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उसी 13 जिले 13 डेस्टिनेशन की जो योजना थी उसमें गैरसैंण को एक तरीके से नॉलेज टाउन बनाने की तैयारी थी। क्या यही है नॉलेज टाउन? क्या यही ज्ञान हम अपनी अगली पीढ़ियों को दे रहे हैं? ये भी एक सवाल है। इस सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए कि जिस डेस्टिनेशन को नॉलेज टाउन के तौर पर विकसित करना था उसे हम वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर प्लान कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं। सवाल बहुत है, और सवाल उस सोच का भी है कि क्या वाकई में इस राज्य को ऐसी राजधानी चाहिए जहां पर 1-2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते तक सूबे की सत्ता बैठे, विधायक बैठे, मुख्यमंत्री बैठे, और बाकी दिन वहाँ पर विवाह मुहूर्त देखे जाएं, वहाँ पंडित बैठे, वहाँ बैंड बाजा, हलवाई, बारात सब बैठे, और वहाँ पर शहनाइयाँ गूंजे। एक आखिरी बात कह के अपनी बात को, इस पूरे एपिसोड को ख़त्म करेंगे। पहाड़ आइए, पहाड़ वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, लेकिन आपको पहाड़ की मर्यादा और पहाड़ की बंदिशों के बीच ही आना होगा। त्रियुगी नारायण में आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से, युगों से वहाँ पर वो धुनी जल रही है जिसके इर्द गिर्द शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। लेकिन शिव और पार्वती ने कभी उसे वेडिंग डेस्टिनेशन नहीं बताया। किसी वेद, पुराण, उपनिषद में उसे वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर नहीं बताया गया है। शादियां यूं भी आत्माओं का मेल होती हैं, और आत्माओं के मेल के लिए डेस्टिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आप आइए, लेकिन पहाड़ की मर्यादाओं, गरिमा के मुताबिक आइए, शादियां करिए, और डेस्टिनेशन के तौर पर यहाँ पर इसे एंजॉय करिए। लेकिन शायद गैरसैंण या भराड़ीसैंण को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर बनाना, ये सवाल आपके लिए कि क्या इस राज्य की गरिमा के अनुरूप होगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखिएगा। आज इतना ही, लेकिन चलते चलते आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।